भारत से शुरुआत करेंगे। हिंदी इज फाइन विद यू, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल। हम लोग आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे और आधुनिक भारत से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ पे आए और करीबन 1600 के आसपास यहाँ पे आते हैं और 350 साल टीक जाते हैं टिल 1940s एंड 1950s के स्टार्टिंग में वो लोग जाते हैं, ठीक है, 1947 के आसपास। सो उसकी ही पूरी की पूरी स्टोरी है, आज ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश इंडियन कन्क्वेस्ट एंड द इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। होपफुली सब लोग ने सिलेबस देख ही लिया होगा, तो हम लोग उसके अंदर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, खाली प्रीलिम्स के अंदर खाली 2 शब्द लिखे हैं इसने, और मेंस के अंदर काफ़ी इलॉबरेट करके यूपीएससी ने दिया है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, ये वो फला फला फला, बहुत लंबी कहानी है। इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन भी अभी 2013 में जब सिलेबस चेंज किया उसके बाद वो चीज़ को भी उसने ऐड कर दिया। सो इफ यू सी, साथों साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड किया है, जो पहले मेंस के अंदर नहीं आया करता था, खाली हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थी इसके अंदर तैयारी करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर्स है, रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, साथों साथ पॉलिटिकल फिलोसफी भी पूछता रहता है। इंपॉर्टेंटली अगर आप मेंस के पेपर में देखोगे तो इसका जो वेटेज है बहुत बढ़ गया है वर्ल्ड हिस्ट्री का। पिछले 2 या 3 साल के पेपर को एनालिसिस करोगे तो ये ध्यान में आएगा, तो करीबन 30 से 40 मार्क के प्रश्न आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं, वो भी डायरेक्ट कैश मार्क है। हिस्ट्री का वेटेज अगर आप प्रीलिम्स के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो पहले 12 से 20 क्वेश्चन के बीच में वेरी करता है। 2014 में करीबन 20 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री इंक्लूडिंग द एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये एस्पेक्ट के ऊपर भी आजकल यूपीएससी बहुत वेट दे रहा है, बहुत ही उसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। 2014 में इसने जज्बाती होकर करीबन 12 प्रश्न पूछ दिए थे। तो काफी सारे लोगों को तकलीफ हो गई थी कि यार ये डांस फॉर्म और ये सब उल्टी उल्टी चीजें रटनी पड़ेगी, बट वही है कि आपको यूपीएससी में पास होना है तो ये सब चीजें करनी होगी। 2015 में इसने करीबन 5 क्वेश्चन कल्चर से पूछा है। फिर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा वेटेज रहा है इसका। मेंस के अंदर देखोगे तो करीबन 250 मार्क के पेपर में से आपका 100 से 125 मार्क का कंटेंट मेंस के अंदर हिस्ट्री का आता है। डायरेक्ट कैश मार्क है। यू आर नॉट सपोज टू रीड टू मैनी बुक्स, खाली 1 या 2 या 3 किताबें देख के आप हिस्ट्री के अंदर से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका जो सोशल इश्यूज है तो वो बहुत जनरलाइज करके लिखना पड़ता है। हिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली है, 1-2 और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ दी है, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एंड आंसर समहाउ, कुछ आप गोल गोल करके मैनेज कर दोगे, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ऊपर वेटेज ज्यादा रहता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ ऐसा कि 2013 का जो पेपर था, जिस साल से उसने सिलेबस चेंज किया, उसमें उसने ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था यूपीएससी ने। पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके करीबन 3 या 4 प्रश्न थे, ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स का कवर कराया था। 2014 और 15 में फिर से आपके साथ थोड़ी उसने मजाक कर दी, तो लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर ज्यादा वेटेज देने की सोच रहे थे। बहुत सारे लोगों ने तैयारी भी की और 10-10 नंबर के एक प्रश्न पूछ दिए, वो भी एकदम जैसे 2014 में इसने जज्बाती होकर पूछ दिया था कि रशिया में क्रांति हुई थी 1917 में, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। उसके बाद फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई रशिया में 1921, जब स्टालिन और लेनिन और वो लोग अपनी नई आर्थिक नीति लेके आए। उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ लिंक करके पूछा कि रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रशिया की नई आर्थिक नीति, यूएसएसआर की, मतलब सोवियत संघ की, उसकी 1950 के बाद जो आधुनिक भारत की आर्थिक नीति थी, उन दोनों के बीच में समानताएं क्या है। You have to identify and understand the crux of the history, कि आपको नटशेल के अंदर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे इतिहास। अभी यूपीएससी क्या कर रहा है कि इट इज ट्राइंग टू लिंक डिफरेंट एस्पेक्ट। अभी कल उठ के ऐसा पूछ देगा कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन्स, वन हु यूनाइटेड जर्मनी एंड वन हु यूनाइटेड इंडिया, बिस्मार्क और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों सेम है, दोनों ने यूनिफिकेशन किया, दोनों ने इंटीग्रेशन किया। तो अगर आप देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर वल्लभ भाई पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम जो संस्था के अंदर आज पढ़ रहे हैं वो भी इनके नाम से ही जानी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द बिस्मार्क ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसे बोला जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप हिस्ट्री को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक कन्फाइन रह के पढ़ने की कोशिश करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू। ट्राई टू सी द क्वेश्चन पेपर्स, ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को साथ में रख के ही पढ़ने की कोशिश करिएगा।
हवा में मत ज्यादा तीर मत मारिएगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से ही हम लोग जाएंगे। विल बी स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वहां से शुरू करेंगे। तो आधुनिक भारत की शुरुआत जिस तरह से होती है उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड, मॉडर्निज्म, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्निज्म? मॉडर्न क्या है, आधुनिक? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्निज्म क्या है? थोड़ा देखो, थोड़ा डायलॉग के वे में चलाने की कोशिश करते रहते थे ना, मोनोलॉग में आके 1 घंटा 2 घंटा बोल के चला जाए। आप क्या समझते हो आधुनिक किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इफेक्ट था, ओके, न्यू आइडियाज, एग्जैक्टली। मॉडर्निटी इज समथिंग, मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म, आधुनिकता या आधुनिकवाद एक विचार के साथ शुरू हुआ था। वो विचार ही था जिसने यूरोप की जो पुरानी सोसाइटी थी, जिसे सामंती सोसाइटी कहते हैं, फ्यूडल सोसाइटी कहा जाता है, उसको तोड़ा, और उसको तोड़ने के बाद एक नई विचारधारा आई, और वही नई विचारधारा आपको नई दुनिया की तरफ लेके जाएगी। पहले के टाइम के अंदर राजाशाही हुआ करती थी, वो भी निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म। वहां से ही एक नया आइडिया आया, बोला कि डेमोक्रेसी चाहिए हमको, वी वांट पावर, ऑल द पीपल केम यूनाइटेड, सब इकट्ठे हो गए, बोला कि क्रांति कर देते हैं, लेट अस बी यूनाइटेड, रिवॉल्यूशन हो जाता है। और रिवॉल्यूशन के कारण ही एक आधुनिक आइडिया था जिसका नाम था डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इतने अलग 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 आइडियाज है, वही आइडियाज के साथ आपकी मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। उसी के साथ साथ भारत के अंदर भी मॉडर्निज्म की शुरुआत, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो करीबन ऐसा बोला जाता है कि 1757 से जब प्लासी का युद्ध हुआ, when the battle of Plassey took place, and post the battle of Plassey, the modern India, the formation of modern India took place। तो ये एक ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है, हम लोग ज्यादा हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं जाएंगे। नेशनलिस्ट थॉट है, कैम्ब्रिज थॉट है, मार्शियन थॉट है, बट विल बी स्टिकिंग टू दिस पोर्शन। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत यहां से होती है, वो है ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। आप सबने लगान देखी होगी, जहां के कैप्टन रसल आके बोलता है दुगना लगान देना पड़ेगा तुमको, ओके। सो यू विल सी दैट यहां से शुरुआत होती है ब्रिटिश कंक्वेस्ट की, भारत की, और यहां से ही आगे चलता है वो है फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद ही आपका शुरू हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सो एसेंशियली अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, जनरली आप सब लोग यही करते हो। बट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने से पहले आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि ब्रिटिशर्स ने आके, अंग्रेजों ने आके यहाँ पे किस तरह से कन्क्वेस्ट किया, किस तरह से राज करने की कोशिश की, उसकी ही आज हम लोग स्टोरी देखने की कोशिश करेंगे। ज्यादा हम लोग डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको एक मैक्रो लेवल से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कन्क्वेस्ट किया, द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें मौजूद होती है ऑलरेडी। एक तो थे आपके ऑलरेडी एस्टेब्लिश यूरोपियन पावर्स, बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां थी जो अंग्रेज यहाँ पे आए उसके पहले ही यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना माल पानी बिछा के रखा था उन्होंने। दूसरे ये भी लोग थे जो आपके लगान के राजा जी जैसे, जो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की करते थे, ओके। तो हाथी पे बैठ के मैच देखने आया करते थे अंग्रेजों के साथ। इसके पहले भी इनका यही काम था, तो पोलो खेलते थे, घोड़े पे घूमते थे, शिकार विकार करते थे, और यही स्टोरी थी। अंग्रेजों की साथ कहानी यही होती है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के अंदर। तो एक मैक्रो लेवल का प्लानिंग के साथ जब यहाँ पे आदमी आता है तो पहले बोलता है कि मैं व्यापार करने आया हूँ, आई एम हियर टू ट्रेड, आई एम हियर फॉर माई कमर्शियल इंटरेस्ट। और वो ट्रेडिंग के साथ साथ तकलीफ ये हो रही थी कि ये जो यूरोपीय शक्तियां थी, द यूरोपियन पावर्स विच वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये लोग अलाउ करेंगे अंग्रेज को कि बॉस तू आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 लोग हैं और एक तीसरा आके हमारी इतनी छोटी सी रोटी है उसके अंदर भाग बिठाने की कोशिश करेगा। तो वो चीज नहीं होती। इसके कारण ही इनके बीच में लड़ाइयां होती है, वो है यूरोपियन पावर्स एंड द ब्रिटिशर्स के साथ। उनको खदेड़ा जाता है कि तुम निकलो 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 निकलो। आपको जानकारी होगी कि पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे, उन सबको एक एक करके एक चाल के अनुरूप उनको खत्म किया जाता है। फिर देखा जाता है कि भारत के अंदर बहुत सारे राजाशाही लोग थे, बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, करीबन 550 से ज्यादा, 565 के आसपास जब हम लोग आजाद हुए थे 1947। तो यू विल सी कि उसके पहले जो रियासतें थी वो और भी ज्यादा मात्रा में थी। तो इनका नंबर लगेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, तो ठीक है, तो इनको केक खिला दिया तो इनका भी केक खाने का टाइम आता है और इनको भी खत्म। ये ही एक मैक्रो लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल, इसके साथ साथ आपको डिप्लोमेसी और इसके साथ साथ वॉर, 3 एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट वर सीन। वही मेथड्स के साथ आपको यहाँ पे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट देखने को मिलेगा। पहला मेथड था वो था वॉर।
हमारे ही लोगों को ट्रेनिंग किया, हमारे ही लोगों को हथियार चलाना सिखा और बोला कि हमारे ही लोगों के ऊपर आप गोली चलाओ। ये 1947 तक चलता रहा। इवन 1946 के पहले जब फरवरी महीने में रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हो जाती है, द रिन म्यूटिनी व्हिच स्टार्टेड इन बॉम्बे, उसके बाद ये पूरा का पूरा एंग्लिसाइज जो आइडियोलॉजी थी वो कन्वर्ट हो गई। इसके पहले तक ठीक है 1857 में एक जेंटलमैन थे, आपने देखा ही होगा, मंगल पांडे, हु ट्राइड टू डू रिवोल्ट। ही अंडरस्टूड कि यार ये लोग हम लोग को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। हम लोग देखेंगे आगे क्लासेस के अंदर कि किस तरह से उनको भी सब्जुगेट किया जाता। तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के अंदर सबसे पहली जो मेथड अपनाई गई वो थी वॉर्स। सबसे ज्यादा लड़ाइयां की जाती है और यहाँ पे लड़ाई करने का पीछे का मकसद यही था कि हमारा पहला कुछ भी हो जाए, हमारा सबसे पहले कमर्शियल बेस और कमर्शियल मोटिव जो है वो फुलफिल हो जाए। हम लोग यहाँ पे हमारा एक बेस बना देते हैं। इसके साथ साथ फिर ट्रीटीज करना शुरू। ये ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी, इसके पहले और ट्रीटी ऑफ फलाना, ट्रीटी ऑफ डीकना, इतनी ट्रीटीज करते हैं, इतनी ट्रीटीज करते हैं, तो हमको ट्रीटीज की आइडियोलॉजी को पकड़ना जरूरी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग ट्रीटीज की निटी-ग्रिटीज को देखेंगे। जब हम लोग जीएस के अंदर देखेंगे कि ये ट्रीटी के अंदर उसने जूता पहनने का लिखा है, दूसरी ट्रीटी के अंदर बोला है कि जूता नहीं चप्पल पहन सकोगे आप। सो सिमिलरली इस तरह की निटी-ग्रिटीज को देखने की कोशिश करते हैं जब हम लोग विद्यार्थी के तौर पर देखते हैं। इंपॉर्टेंटली जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ट्रीटीज की डिटेल्स को नहीं देखते हुए उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखो, उसके मैक्रो लेवल व्यू से उसको देखने की कोशिश करो तो एक ट्रेंड पकड़ में आएगा। वो ट्रेंड आपको दिखेगा। सबसे पहले वो क्या करेंगे, पहले लड़ाई करेंगे, बोले हुमला, ठीक है, तो तकले आकर के हुमला कर दिया जाता। इसके बाद फिर ट्रीटी कर देंगे, बोले सॉरी 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 भाई साहब गलती हो। ये ट्रीटी के अंदर एक पूरी की पूरी एक बैकअप होता है कि जब आपका सामने वाला दुश्मन थोड़ा वीक हो गया होगा, लड़ाई की है तो वीक तो होते हैं, आपको भी कमजोरी आएगी, मुझे भी कमजोरी आएगी, आप 2 चाटा मारेंगे, मैं आपको 3 मारूंगा, बट सिमिलरली मैं फिर बोल दूंगा कि यार सॉरी सॉरी गलती हो गई, तो आप लोगों को तो मान में आ जाएगा क्योंकि यार ये आदमी चलो गलती बोल रहा है, अपनी माफी कबूल कर रहा है, तो हमारे ऊपर ज्यादा कुछ नहीं करेगा। फिर 1 2 3 4 5 साल निकल गए, फिर उसके बाद वापिस बोलेंगे कि चल आजा युद्ध के मैदान में, और आप तो सो रहे होते हैं, मैं आके फिर से आपको एक चमाट मार के चला जाऊं। सो यू विल सी कि पहले वॉर करते हैं, फिर ट्रीटी करेंगे और फिर उसके बाद फिर वॉर। एक भी ब्रिटिशर, एक भी यूरोपियन पावर या एक भी आपका इंडियन स्टेट का कोई भी आपका राज्य होगा, उसको एक युद्ध के अंदर उन्होंने नहीं अपने अंदर एनेक्स किया। अगर ब्रिटिशर्स को विलय करना था, उसका उनको मर्जर करना था, तो एक युद्ध के अंदर विद इन 1 वॉर और 1 सिंगल बैटल दे वुड हैव डन इट। उनकी औकात ही नहीं थी। उनको ये चीज पता थी कि हम लोग एक युद्ध के अंदर तो इनको कभी नहीं हरा सकते। मराठास वर सो मच ह्यूज। मुगल साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा एक एम्पायर बनाने वाले लोग थे, वो थे मराठास। अभी उनको हराने के लिए उनके बीच में फूट पाड़नी बहुत जरूरी। तो डिवाइड एंड रूल की आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि भाई भाग पाड़ो ने राज करो ने नीति अंग्रेजो खाली आधुनिक भारत थी ने पेलू भारत નું આઝાદીનું ચળવળ ચાલતી હતી ત્યારથી આ લોકોએ લાગુ કરી દીધી। That is wrong. If you see the historical perspective, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यही चीज समझ में आती है कि ये चीज तो 1600 के आने के बाद उन्होंने चालू कर दी। द मोमेंट दे विल सी कि यहाँ 2 लोग के बीच में नहीं बन रही है, तो जाके बोल देगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बोले मेरा दोस्त है, तुम ठीक है, तुम्हारा भी दुश्मन है, तो हम दोनों दोस्त बन जाते। यही ट्रीटी का सहारा लिया जाता है कंटिन्यूअसली। तो एक जो मेथड जो थी अंग्रेजों की यहाँ पे भारत के ऊपर किस तरह से अपना कब्जा जमाया जाए, ये 1858 तक चलता है, जब कंटिन्यूअसली वॉर्स होती है। वॉर्स के पीछे पीछे बैकग्राउंड के अंदर ट्रीटीज करते रहेंगे, अलग 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 स्टेट्स को अनेक्स किया जाता है, और उसके बाद 1858 के बाद एक अच्छा सा पॉलिटिकल सेटअप खड़ा करके वहां से फिर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की शुरुआत हो जाएगी। वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन राजकीय रूप से किस तरह से संगठित किया जाता है वो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे, जब बहुत सारे एक्ट्स लाए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, फिर 1909 में मॉर्लेमेंटो, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, इतने सारे एक्ट्स आते हैं। अपने अपने राज को पहले हम लोग के ऊपर डंडा चलाया, डंडा चलाने के बाद हमको सिविलाइज कराया गया कि बॉस ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते। द मोमेंट यू विल क्रॉस हम लोग आपको मारेंगे। बट हम लोग को सिविलाइज कर दिया था, तो हम लोग कभी क्रॉस करने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे। कोशिश तो की, एक जेंटलमैन जब 1915 में आता है, अफ्रीका में थोड़ा चिल मारने गए थे, 1 महीने का प्रोजेक्ट लेके गए थे, और 22 साल के बाद आते हैं 9 जनवरी 1915 हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो यू विल सी
कि वो कोशिश हमारे बाद में होती है जब सिविलाइज, जो हम लोग को इंग्लिशाइज कर दिया गया था, हम लोग को पूरी तरह से अंग्रेज बना दिया था, वो तोड़ा, वो जो आपका अंदर दिमाग के अंदर जो प्रिजुडाइज रखा गया था वो तोड़ा जाता है। उसी की हम लोग स्टोरी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑन दी यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, यहां से हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं आज के क्लास की, कि यूरोपीय शक्तियां बहुत सारी थी। सबसे पहले आप सब लोग को जानकारी होगी कि एक जेंटलमैन आए थे, वास्को डी गामा, पोर्चुगीज थे। ये भी थोड़े बहुत आज की तारीख में मॉडर्न डे में फेमस है, रोनाल्डिनो। इसके साथ साथ फ्रेंच भी थे बहुत सारे, लॉर्ड डुप्ले उनके बहुत ही फेमस अव्वल नंबर के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और भी एक फ्रेंच आजकल बहुत चर्चे में रहते हैं। और भी एक पावर थे डच, रूड वैन निस्टेलरॉय एंड आर्जन वैन रॉबिन। अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हो तो डच के लिए मुझे और कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं दिखा, आई थॉट ऑफ यूजिंग फुटबॉल। और उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स भी थे। ओके, तो इन तीनों को किस तरह से सब्जुगेट किया जाता है उसकी हम लोग अभी एक मैक्रो व्यू से, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले यूपीएससी ने इसके ऊपर 2007 में आपके जज्बातों के साथ खेला था। वो कैसे खेलता है हम लोग देखते हैं। Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? कौन सबसे आखिर में आए थे? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और दी पोर्चुगीज? Which is the right answer? फ्रेंच केम, सिंपल था, 1000 रुपए वाला सवाल था केबीसी का। ओके, सो डच केम इन 1602, 1605, इनकी कंपनी बनी थी 1602 के अंदर। 1605 के अंदर मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में आज की तारीख में एक लोकेशन है, वहां पे अपनी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। द सेकंड वर द ब्रिटिशर्स, 1600 के अंदर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1609 के अंदर यहाँ पे सूरत के अंदर फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। द थर्ड वन टू कम वर द फ्रेंच। ओके, 1664 फैक्ट्री 1668 के अंदर सूरत में लगाते हैं। एंड पोर्चुगीज सबसे पहले आ जाते हैं आपके 1503 के आसपास। ओके, 1498 में 1503 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा परिचित कराना चाहता हूं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नाउ व्हेन यू विल रीड इन द बुक्स, आपको ये थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। द फ्रेंच वर द लास्ट टू कम इन इंडिया। ओके, पोर्चुगीज के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। 1498 वास्को डी गामा कैलीकट में घूमते घूमते आ ही जाते हैं। ठीक है, उसको मिल जाता है इंडिया। कैलीकट का रूलर होता है जैमोरिन, उसका स्वागत करता है कि पधारो मारे देश, अतिथि देवो भव, तो तब से चला आ रहा था। एंड ही वॉज परमिटेड ट्रेड इन स्पाइसेस, एंड उसके साथ साथ बोला फैक्ट्री भी बना दो, यहाँ कोचीन में बनाया। फिर उन्होंने पौंडीचेरी के पास अपना एक फैक्ट्री थोड़ा बहुत सेटअप करने की कोशिश की। तो जहां जहां साउथ इंडिया के अंदर अपना जैमोरिन का रूल चल रहा था, वहां थोड़ी बहुत चीजें हरकत में करना शुरू कर। अभी जब पोर्चुगीज यहाँ पे आते हैं तो उसके पहले ही यहाँ पे अरब ट्रेडर्स अच्छे खासे एस्टेब्लिश हो चुके। तो उनको पहले तो पसंद नहीं आता, क्योंकि पोर्चुगीज यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके ट्रेड के अंदर क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। तो पहले तो उनको वहां पे कंफ्लिक्ट होता है। तो पोर्चुगीज अरब को फिर एक आध साल 2 साल के बाद हटा के बोले तुम निकलो यहाँ से, उनको हटा दिया जाता है। फाइनली 1510 तक आते आते 10-12 साल निकल जाता है। इसके बाद ये लोग गोवा में अपना बेस बना देते हैं और करीबन 1960s तक फिर यहाँ पे ही पोर्चुगल का राज चला था। और गोवा तो आप सबको पता ही होगा, तो ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते इसके अंदर। सो डिफीटिंग द सुल्तान ऑफ बीजापुर, दे कैप्चर्ड गोवा एंड टिल 1962 या 64 तक करीबन इन्होंने गोवा में अपना राज चलाया था। पोर्चुगीज की मेन जो बेस थी यहाँ पे राज करने के पीछे, उनकी वो थी नेवी। और नेवी के अंदर ये फिटोरियास एंड कार्टर्स सिस्टम का सहारा लेते। कार्टर्स वर काइंड ऑफ पासेस व्हिच वर इश्यूड टू दी शिप्स व्हिच वर गोइंग थ्रू द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। अगर आपको यहाँ से जैसे सूरत जाना हो तो एक्सप्रेस हाईवे में टोल लेना पड़ता है, तो टोल टैक्स की तरह आपको टोल की चिट्ठी चाहिए। तो उसी तरह से एक कार्टर्स का पास बनाया गया और हर एक जहां पे कोई भी शिप पास कर रही हो तो बीच में पोर्चुगल की शिप आ जाती थी, कैप्टन जैक स्पैरो की तरह। ठीक है, कैनन वैनन लगा के और फायरिंग कर देते थे। अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए, उनकी शिप को जब्त कर दिया जाता है। फिटोरियाज वर काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट्स, एक ऐसे एंट्री पॉइंट्स थे जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक नेचुरल हार्बर है, से फॉर एग्जांपल दिस इंस्टीट्यूट, तो वहां पे जब आपकी बोट लगेगी तो वहां पे ही गेट के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। तो एक साथ में आपको ये चीज आपको देखने को मिलती है कि पहले जमीन के ऊपर कब्जा कर दिया। वो कैसे कि जमीन की एंट्री पॉइंट के ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया, जहां से आदमी अंदर जाएगा या बाहर आएगा। इसके साथ साथ जहां समुद्र के अंदर जहां बोट्स घूम रही थी, उनको भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए इन्होंने कार्टर सिस्टम अपनाया। दे वर वेरी मच of the finest naval forces at that time,
15 सेंचुरी के अंदर पोर्चुगल का बहुत दबदबा हुआ करता था। 1612 के आसपास स्वाली होल की लड़ाई होती है अंग्रेजों और पोर्चुगीज के बीच में, और इसके बाद इनको खदेड़ दिया जाता है। लेटर ऑन दे वर कन्फाइंड टू दीव, गमन एंड गोवा। ठीक है, तो तीन ही जगह के ऊपर यहाँ पे ये लोग रुक जाते हैं। इसके बाद 1612 के बाद आपको इनके बारे में ज्यादा सुनने में नहीं आएगा, लेटर आप दमन जाए, दीव जाए या गोवा जाए। मेन कंट्रीब्यूशन भारत के अंदर इनका क्या रहा है, एक तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टमेटोज लेके आए, टोबैको लेके आए, पोटेटोज जो आप उपवास में खाते रहते हो, फलाहार करते हो, ओके, तो वो भी पोर्चुगीज लेके आए थे, तो उसके पहले कोई उपवास नहीं करता होगा, ऐसा कुछ होगा। एंड देयर वर आल्सो रेड चिलीज दैट वर ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज पीपल। इट वाज मेडिटेरेनियन कंट्री है, तो पाइनएप्पल भी लेके आते हैं वहां से, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से लेके आए थे। इवन दिस जेंटलमैन, इफ यू अंडरस्टैंड कि दिस होल यूरोपियन पीपल दे वर वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट इंडिया एंड हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान द नेम वाज गिवन बाय द अरब ट्रेडर्स, यहाँ पे जो आए थे 8वीं सदी के आसपास, और धानाजी रानी पाचड़ थोड़ा गाड़ा आता है लोग का। एंड दिस गाय मेड 60 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ द टोटल ट्रिप कॉस्ट, वास्को डी गामा 60 गुना से ज्यादा यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे कमाता है। और खाली तो एक ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, आपकी जो ब्लैक पेपर है उसको ब्लैक गोल्ड आज की तारीख में भी कहा जाता है, काफी महंगा आता है। ओके, सो इस तरह के रास्ते से आते हैं पोर्चुगल से, पहले एक दो बार ट्राई भी करते हैं बट नहीं आ पाते। फाइनली 1498 के आसपास वो इंडिया में यहाँ कैलीकट के पास वो जेमोरिन उसकी स्वागत करता है। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये भी लिखा है कि एक अबुल माजिद करके गुजराती ट्रेडर था, उसको मदद करता है, बट कोई कोई बुक उसको लिखती है स्टार के साथ लिखता है, तो उसके अंदर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर यूपीएससी ने पूछा तो ठीक है, आप टिक करके आ जाना कि अबुल माजिद ने मदद की थी, वो तो अबुल माजिद जाने या आपका वास्को डी गामा जाने की मदद की थी कि नहीं की थी, बट 2 मार्क के अंदर प्रश्न आ गया तो आप बोल देना कि हाँ मदद कर दी। ओके, दी सेकेंड बैटल ऑफ स्वाली आप सब लोग याद रखिएगा, अंग्रेजों और पोर्चुगीज के बीच में लड़ाई हुई थी। इसके साथ साथ बहुत सारी, एक तो बैटल ऑफ चौल भी हुई थी। बैटल ऑफ चौल टुक प्लेस बिटवीन दी इंडियन सुल्तान, जो गुजरात का सुल्तान था बेगड़ा, इसके साथ साथ सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड सुल्तान ऑफ टर्की। क्योंकि ये लोग यहाँ पे जब शिप्स की इतनी माराकुट कर रहे थे और इतनी सारी दादागिरी कर रहे थे अरेबियन सी के अंदर कार्टेज सिस्टम के द्वारा, तो पोर्चुगीज को लगा कि हम लोग को अभी बवाल कर देनी चाहिए। सॉरी, ये जो ट्रेडिशनल जो भी रूलर्स थे, तो उन्होंने पोर्चुगल के ऊपर हमला कर दिया था। ओके, इनकी जो शिप्स थी, उसके बाद 2 जगह होती है, 2 जगह पे बैटल ऑफ चौल या बैटल ऑफ दीव भी कहा जाता है, जो इसके पहले हुआ था। ओके, लड़ाई के अंदर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपीएससी कम पूछता है, तो जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से हमें अपने आप को सीमित करने की कोशिश करूंगा मैं। द सेकंड टू कम वर द डच पीपल, और इनकी कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये भी आके सबसे पहले मसूलीपट्टनम, जो मछलीपट्टनम आज की तारीख में जो सिटी है, वहां पे अपना बेस बनाते हैं। इसके साथ साथ सूरत, 2 जगह कॉमन थी सबके लिए। इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार जज्बाती होकर प्रश्न पूछा था, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। They also replaced the Portuguese as the dominant power in the European trade with East, including the India. और इनको भी अंग्रेज 1760s के आसपास आते आते एक बेदारा नाम की जगह होती है, बेदारा में इनके खिलाफ युद्ध करते हैं और इनको भी बोलते हैं कि चल बेटा 9-2-11 हो जा। इसके बाद डच खाली आपको इंडोनेशिया और जावा, सुमात्रा, जितने भी आइलैंड्स है, वहां पे इंडोनेशिया का होल्ड सबसे ज्यादा बन जाता है, सॉरी डच का होल्ड बन जाता है, बट इंडिया के अंदर ज्यादा इनका डोमिनेंस नहीं देखने को मिलता। The third one who came to India were the English people और the Britishers, ठीक है, अंग्रेज कहते हैं हम लोग। 1599 के अंदर एक जेंटलमैन थे जॉन मिल्टन हॉल। दिस जॉन मिल्टन हॉल केम टू इंडिया वाया लैंड रूट, ठीक है, घूमते घूमते आ गया था भारत में। इसके बाद 1600 के आसपास रानी एलिजाबेथ उस टाइम के अंदर जो क्वीन हुआ करती थी, शी गेव द रॉयल चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बोले जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओके, और ही गेव द राइट टू ट्रेड with the all countries on the eastern side of Cape of Good Hope. जो Cape of Good Hope हमने ये पोर्चुगल के अंदर हमने देखने की कोशिश की थी। So this was the place. इसके जो भी ईस्टर्न साइड वाले जितने भी कंट्रीज थे, उन सबको पोर्चुगल को, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिया जाता है कि ये सीमा से पूरा का पूरा पूर्वोत्तर वाला जो विभाग है, वहां पे आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहती है, जो 1600 के चार्टर के द्वारा उसको दी गई। ये मोनोपोली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगी क्योंकि 1813 में एक आपने चार्टर एक्ट पढ़ा होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। चार्टर एक्ट में जो 1813 में चार्टर एक्ट हुआ, जो पास किया जाता है, उसके अंदर ये कंपनी की मोनोपोली तोड़ी जाती है।
तो करीबन 200 साल तक कंपनी की मोनोपोली एस्टेब्लिश की गई थी और इतनी लंबी चलती। 1813 में भी पार्शियल मोनोपोली तो रहती है। क्यों? क्योंकि चाय और चाइना, तो दो ऐसे लग्जरी गुड्स से और लग्जरी कंट्री था, उसके ऊपर तो कंपनी की मोनोपोली नहीं खत्म हुई। 1833 के अंदर ऑडिट चार्टर एक्ट पास किया जाता है, जिसके अंदर फिर कंपनी की एब्सोल्यूट मोनोपोली जो थी उसको हटा दिया जाता है पार्शियल मोनोपोली के साथ साथ, और फ्री ट्रेड का जो प्रिंसिपल है, जो मुक्त व्यापार की जो नीति है, उसको लागू कर दिया जाता है। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दे दिया जाता है टू ट्रेड ऑन ऑल द कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की जितने भी पूर्वोत्तर देश है उन सब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार कर सकती है। 1608 के अंदर इसके बैकड्रॉप के अंदर एक जेंटलमैन आते हैं जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, एंड ही कम्स टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर। और इसके बाद फिर से वही होता है कि जब यहाँ पे हॉकिंस आते हैं तो पोर्चुगीज ऑलरेडी यहाँ पे अपना दबदबा बना के रखे होते हैं। तो पहले मुगल एम्परर जहांगीर का कान भरने में आता है पोर्चुगीजों के द्वारा कि बॉस इन लोग को कुछ परमिट मत दो, ये लोग हमारे दुश्मन हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम एक आध साल के बाद थोड़ा बहुत और इनको सौगात दी जाती है जहांगीर को अंग्रेजों के द्वारा, और फाइनली 1609 के अंदर जहांगीर इनको एक फरमान डिक्लेयर करता है कि आप अपनी फैक्ट्री जो मुगल एरिया है सूरत के अंदर, वहां पे आप अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो सबसे पहला शुरुआत होती है 1599, 1600 के बाद 1608, 1609 के अंदर जहांगीर रॉयल फरमान इशू कर देता है। इसके बाद 1613 के आसपास सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना करेगी भारत के अंदर। तो इस तरह से जो 1600 के आसपास धीरे धीरे अंग्रेज आए और आने के बाद अपना रूल कंसोलिडेट करने की कोशिश करते करते आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। 1615 में इसके बाद एक और एक जेंटलमैन आते हैं जिनका नाम था सर थॉमस रो। ही विजिटेड अगेन मुगल एम्परर्स कोर्ट और फिर से एक फरमान डिक्लेयर कर दिया जाता है जहां पे अंग्रेज को द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन फ्री ट्रेड लाइसेंस एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम इंडियन टोल। यहाँ पे आंतरिक टोल और आंतरिक व्यापार के अंदर जो आपके ऊपर जो शुल्क और जो कर लागा जाता है वो कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये पहले मुगल एम्परर इनके ऊपर कर और लगान का लागू किया करते थे, इसके बाद 100 साल के बाद अंग्रेज हमारे ऊपर लगान लागू करते हैं। देखो पूरी की पूरी साइकिल उल्टी घूम जाती है। सो यहाँ से शुरुआत होती है। पहले आते हैं बेचारे थोड़ी बहुत भीख मांगते रहते हैं हमारे एम्परर्स के सामने, बट बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही शाने होते हैं, और इन लोग को किस तरह से टॉपल करते हैं वो भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 1616 के आसपास फैक्ट्री यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर लगाते हैं, यहाँ पे जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम एंड सूरत आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस विथ रिस्पेक्ट टू द यूरोपियन पावर्स, जो जहां जहां आते हैं सबसे पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ 1630 के आसपास यहाँ पे राइट टू ट्रेड मिल जाता है। गोलकोंडा जहाँ पे कुतुबशाही राजा हुआ करते थे, गोलकोंडा का फोर्ट था, गोलकोंडा किंगडम था, वहां पे भी इनको राइट टू ट्रेड और राइट टू व्यापार करने का पूरा अधिकार देके इनकी गाड़ी आगे चलती रहती है। 1651 के आसपास बंगाल का जो नवाब होता है शुजाउद्दीन, उसको कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने के लिए थोड़ी और इनको फ्रीडम देता है। बोले आप ड्यूटी दे दो और ड्यूटी करने के बाद देने के बाद हम लोग आपको थोड़ी बहुत फ्रीडम देंगे कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाओ। फाइनली 1662 के आसपास बॉम्बे नाम की जो सिटी है आज की तारीख में, वो अंग्रेज इनको एक दहेज के रूप में दे देते हैं। जब यहाँ पोर्चुगल के राजा और इंग्लैंड की रानी के बीच में शादी हुई थी, तो दहेज प्रथा हमारे अंदर भी नहीं है, उनके अंदर भी थी, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, सो 1662 बॉम्बे रिसीव्ड एज डॉवरी गिफ्ट फ्रॉम दी पोर्चुगीज के द्वारा इनको बॉम्बे दिया जाता है खैरात के अंदर। फाइनली 1691 के आसपास यहाँ पे मुगल एम्परर होता है औरंगजेब, और औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और परवाना दे देता है कि आप बंगाल के अंदर व्यापार कर सकते हो बिना कोई ड्यूटी पे करे बिना, विदाउट पेइंग एनी सिंगल ड्यूटी यू कैन ट्रेड इन बंगाल। अब बंगाल के अंदर यहाँ पे नवाब था, वुड द नवाब लाइक दिस? उसकी बाईपासिंग की जा रही है, उसकी अथॉरिटी को तोड़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि नवाब को खुद को पैसे मिलने थे। नवाब ने क्या दिया था 1651 के आसपास? नवाब ने बताया था कि बॉस यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा बहुत पैसा हमको दे देना ड्यूटी के नाम। अभी अंग्रेज क्या करते हैं, हाई कमांड से अथॉरिटी लेके आ जाते हैं, बोले देख तेरे बापू ने मुझे लेटर दिया है और लेटर के अंदर लिखा है कि आई एम नॉट सपोज टू पे अ सिंगल पेनी टू यू। सो नवाब डिड नॉट लाइक दिस। यही से शुरुआत हो जाती है जो आपको 1757 के अंदर कन्वर्ट होगी, और वो कन्वर्ट कहां पे होती है? प्लासी नाम की जगह के पास, जहां पे प्लासी का युद्ध हो। अगर प्लासी को आप देखोगे तो प्लासी का बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉजेस था।
ऐसा नहीं था कि शॉर्ट टर्म कॉजेस था कि आज वो और दूसरे दिन उन्होंने हथियार लेके यहाँ 500 घोड़े है, यहाँ 500 घोड़े और 4 गिर गए और उसको लग गया तीर कमान, ठीक है, बात खत्म हो गई। दिस वर वेरी लॉन्ग टर्म कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस तो कुछ और बन रहे थे, हम लोग देखते हैं, बट दिस वर वेरी लॉन्ग टर्म कॉजेस। और लॉन्ग टर्म कॉजेस 1690 से ही बनने शुरू हो गए, जब अंग्रेजों को ऐसा बाईपासिंग एक्ट मिल जाता है और उनको इतना पावर मिल जाता है that they were exempted to pay the taxes in बंगाल। बंगाल के अंदर यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना तो यहाँ के नवाब की जो भी इनकम थी उसके ऊपर फटका पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे एक पावर उनको चैलेंज करने के लिए उभरते हुए दिख रहा है। 1717 के आसपास एक और एम्परर होते हैं जिनका नाम है फारूक सयार, औरंगजेब के बाद जो यहाँ पे पावर पे आते हैं। थोड़े सर भी रहते, थोड़े पगले राजा बोलते हैं इनको भी। एंड ही गिव्स दी कंपनी, और कंपनी को बहुत सारा ट्रेड कंसेशंस देते हैं। इसके साथ साथ ये भी बोल देते हैं कि कहाँ जहाँ मुगल साम्राज्य दिख रहा है वहां पे आपको ट्रेडिंग करना हो तो उसके लिए आप कर सकते हो। कंपनी को वहां तक की छूट दे दी कि आप अपने सिक्के भी बना सकते हो। यू सी कि ही कुडंट अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ 200 साल के बाद इसको पढ़ रहे हैं फारूक सियार को। वो 1717 में नहीं समझ पा रहा था कि अंग्रेजों को ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर ये चीज उसने अंग्रेज को दे दी, इसका मतलब क्या है? मिंटिंग ऑफ ओन कॉइन्स, मतलब खुद का स्टेट बना रहा है इनडायरेक्ट। दे विल बी कैलकुलेटिंग दिस थिंग, और यही पैसा हम इसके फारूक सियार के खिलाफ, ये यहाँ पे और भी जितने भी राजा हो गए इसके खिलाफ यूज किए जाए। दिस वॉज एसेंशियली डन कि यहाँ पहले ट्रेड बेनिफिट्स लिए जाते हैं और ट्रेड बेनिफिट्स को उसी का सहारा लेके हमारे लोगों का पैसा हमारा ही लोगों का उपयोग करके हमारे लोगों को दबाया जाता है, यूजिंग आवर ओन पीपल एंड रिसोर्सेज टू सब्जुगेट आवर ओन पीपल। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी स्मार्ट ट्रिक एंड अ वेरी स्मार्ट मूव, जिस तरह से इनकी पूरी क्रोनोलॉजी अंग्रेजों की चलती आ रही होती है। यहां से यूपीएससी ने 2012 के अंदर प्रश्न पूछ दिया, कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स। मैं गोइंग फास्ट और यू वांट मी टू गो स्लो? थोड़ा स्लो चलते हैं, माय बैड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। ये थोड़ा मिडिवल वाला है, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, पीपा के लिए तैयारी भी की है, तो यू विल बी अवेयर अबाउट दिस। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, यहाँ पे लड़ाई और युद्ध के अंदर कैनन्स का उपयोग करना। इसके साथ साथ कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। विच ऑफ द अबाउ was or were introduced by into India by the English people? अंग्रेजों के द्वारा इनमें से किस चीजों का भारत के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था? 1 only, 1 and 2, 2 and 3, none of the above. Yes, please. How many for A? बी, सी वाले, डी वाले मेजॉरिटी होते हैं और बाकी वाले स्किप कर देंगे। यही होगा ना, मार्क एंड रिव्यू एंड स्किप वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, द फर्स्ट ऑप्शन, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिवल इंडिया। इवन सल्तनत के टाइम से इस तरह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो आप थोड़ा बहुत हम लोग हिस्ट्री के अंदर और झांकने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑप्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जब मिडिवल और एंशिएंट इंडिया के अंदर हम लोग किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम हुआ करती थी और किस तरह से लैंड रेवेन्यू, आपकी जमीन महसूल की जो नीति थी, वो किस तरह से उगराया जाता था, किस तरह से कलेक्ट किया जाता था, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो निकाल जाता है, तो जहां जहां 1 वाला ऑप्शन हो गया तो पहले ए और बी तो निकल ही गया अपने आप से। सेकेंड, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। इस बार जज्बाती किया था यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर 2050 कि जहां बाबर के नाम के साथ इन्होंने पूछ दिया था कि बाबर ये तोप वोप लेके आया था। अभी अंग्रेजों ने ये भी नहीं किया होगा क्योंकि हम लोग मिडिवल इंडिया के अंदर ही इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। तीसरा ऑप्शन दिया है कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। ये कौन लेके आया था? पोर्चुगीज। अभी हमने देखा। सो द राइट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबाउ। ओके, एक और क्वेश्चन फिर से 2008 के अंदर, सिंपल था, 1000 रुपए वाला क्वेश्चन था केबीसी का। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के अंदर भी पूछ सकता है ऐसा। During the time of which Mughal emperor did the East India Company establish its factory in India? कौन से मुगल राजा के वक्त में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो कंप्यूटर जी जहांगीर को लॉक किया जाए। सो सिंपल क्वेश्चन। देखो, हिस्ट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और अगर आप देखोगे मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और इसके साथ साथ फिर ब्रिटिश जो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल है वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। एक और क्वेश्चन 2007 के अंदर,
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, पर अभी बीच में आ गया है तो मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। अभी ये लोग जितने भी लोग आए ना अंग्रेज यहाँ पे, इन्होंने बहुत सारी जगह पे जो भी यूरोपियंस है, दे स्टार्टेड बिल्डिंग डिफरेंट फोर्ट्स, और ये फोर्ट्स के ऊपर यूपीएससी ने 2007 के अंदर जज्बाती हो गया था और पूछते, तो आप लोग थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करिएगा। फोर्ट विलियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेंट डेविड एंड एंजेलो। द राइट आंसर इज बी। जो सबसे पहले सेंट जॉर्ज बनाया था वो बनाया था कोची या सॉरी मद्रास के पास, चेन्नई के पास। ओके, इसकी स्टोरी ऐसी है कि फोर्ट विलियम 1700 के आसपास कलकत्ता के अंदर बनाया गया, और उसके बाद ही फोर्ट विलियम उनका बेस बन जाता है, और यही फोर्ट विलियम के कारण ही प्लासी का युद्ध होता है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन जब हो रहा था इसका, या इसके बैकड्रॉप के अंदर और भी फोर्ट से जहाँ पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज, उसके कारण ही लड़ाई होती है। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1664 में चेन्नई के अंदर बनाया गया। सेंट डेविड 1690 में मराठास ने अंग्रेजों को इसको बेच दिया था। एंड द लास्ट वन फोर्ट सेंट एंजेलो वाज बिल्ड बाय पोर्चुगीज। वहाँ कन्नूर केरला के पास एक जगह है, वहाँ पे पोर्चुगीज ने बनाया। ओके, सो राइट आंसर इज बी। ओके, तो यहाँ पे इनके बहुत सारे फोर्ट्स थे, आप लोग घर पे जाके मैप के अंदर देख सकते हो कौन सी जगह पे इन्होंने अपने बेसिस एस्टैब्लिश किए थे, किस तरह से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वन मोर क्वेश्चन 2006 से यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसी का ही थोड़ा रिवीजन टाइप है। इन द ईयर 1613 वेयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री, मतलब ट्रेडिंग पोस्ट, कहाँ पे बनाया गया था? बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम और सूरत। राइट आंसर इज सूरत, डी। 1613 के अंदर, सॉरी 1609 के अंदर उसको बनाने की कोशिश की। इसके बाद जो और एक यूरोपियन पावर्स यहाँ पे आता है वो है